तो दोस्तों आज हमारे साथ है मिस्टर सुनील जो अपनी स्कॉर्पियो एन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ सवाल जवाब हम करेंगे यहाँ पे सुनील जी से। तो आइए सुनील जी का वेलकम करते हैं। सुनील जी हमारे शो में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे गाड़ी परचेज करने के बाद अब तक जितना भी आपने इस गाड़ी को समझा है, गाड़ी को चलाया है या अनुभव किया है, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। जी बिल्कुल। दरअसल जब मैंने ये गाड़ी को लिया था तो उसके बाद में पहला तो मन में एक यही विचार था कि 7 सीटर गाड़ी चाहिए जो प्रॉपर 7 सीटर हो, जिसमें 7 लोग तसल्ली से बैठ पाएँ, प्लस इतना लगेज कैरी कर पाएँ कि वो कहीं एक दिन का ट्रिप अच्छे से कर पाएँ। ओके। इनफैक्ट 1+1 2 डेज़ का भी ट्रिप आराम से हो सकता है। तो अब इस लीज में अगर देखोगे तो पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस जो है अभी तक मुझे इस गाड़ी को लेकर करीब 2.5 महीने से ऊपर हो गया है और मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे भी चलाया है, 350 से 400 किलोमीटर एक बार में चलाया है। तो उसके हिसाब से कंफर्ट वाइज तो मुझे लगता है जैसे इसलिए कि बाकी गाड़ियों में भी अच्छा कंफर्ट होता होगा, इसमें भी है। इसमें बहुत बढ़िया डिसेंट कंफर्ट है, तो चलाने में काफ़ी सहूलियत है। कंट्रोल बहुत अच्छा है गाड़ी का। ओके। आप जब चलाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। जी। तो आपका हाईवे एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप इस गाड़ी को लेके एक्सप्रेस वे या हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव पे गए तो थोड़ा उस बारे में बताइए। तो अब जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मेरा होम टाउन जैसे मथुरा है, अब मैं यमुना एक्सप्रेस से जाता हूँ तो मैं पहले भी उससे जाता था। मेरे पास i10 थी, तो जब i10 चलती थी बगल से कोई गाड़ी निकलती थी, वो चाहे 80-90 पे चल रही है तो वो एकदम हवा से हिल जाती थी। तो जब मैं उसको पहली दफ़े लेके गया तो हालांकि मैंने उसको ज़्यादा देर चलाया नहीं, दरअसल मैंने क्रूज़ का यूज़ किया। ओके। मैंने जो है 80 से 90 के बीच में क्रूज़ लगा दिया, 85, 87 ऐसे क्रूज़ लगा दिया था इस पर। बड़ी स्मूथ ड्राइविंग हुई हाईवे पे और इनफैक्ट इसने जो मुझे माइलेज दिया वो बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मेरे को नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि माइलेज इतना निकल जाएगा गाड़ी का। और वो मैंने यूट्यूब पे डाला भी है एक जगह शॉर्ट्स, और काफ़ी लोग उसे पसंद भी करते हैं, क्योंकि जब मैं ये गाड़ी लेने वाला था तो मेरे मन में भी ये था कि इसका माइलेज कितना होगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर माइलेज नहीं दिखा रहा था, सब बस ओरली बता रहे थे। जी जी, सभी ऑडियंस जो जितने भी कार बायर्स होते हैं उनके मन में ये सवाल रहता है अक्सर कि जो बड़ी गाड़ी है उसका एवरेज कब ही निकलता है। जी बिल्कुल। ऐसा सब लोग सोचते हैं। जी, तो इसने जो मुझे माइलेज दिया था वो था आपका 14.7 ऑन हाईवे, जिसमें अच्छा। ये था कि मैंने यहाँ से जब चलाया अपना ग्रेटर नोएडा से, तो जेवर से पहले क्रूज लगाया, जेवर पे क्रूज थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद फिर 20 किलोमीटर बाद फिर क्रूज लगाया। इनफैक्ट मैंने 3 बार क्रूज लगाया था होल जर्नी में, बीच में 3 बार डिस्टर्ब भी हुआ था, तो अप्स एंड डाउन थोड़ा स्पीड में हुए भी थे। तो ओवरऑल जो माइलेज था वो मेरा इसमें 14.7 का मुझे मिला था। तो आपको 14.7 का माइलेज इसमें आसानी से मिल गया था विदाउट फर्स्ट सर्विस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये तो रहा कि आपका माइलेज का और एक्सपीरियंस का। अब अगर बात करेंगे हम कि ये 7 सीटर कैसे है, तो जैसे मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको कि इस गाड़ी के जो बूट में आप ये जब देखेंगे तो ये महिंद्रा ने बड़ा स्मार्टली काम किया है। और एक चीज़ है जो मुझे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट स्कॉर्पियो आ रही है उसमें ना महिंद्रा ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। हालांकि ये जो स्पेस है, जो डेप्थ है, ये डेप्थ यहाँ ज़्यादा है और सीट के नीचे थोड़ी कम है, तो थोड़ा ऊपर नीचे बैलेंस हो जाता है। तो नई जो स्कॉर्पियो एन आ रही है उसमें महिंद्रा ने क्या किया है कि इसको लेवल पे कर दिया। तो उस लेवल के करने से आपको एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मिल गया कि करीब करीब आपका 3 से 4 इंच का जो डेप्थ था वो चला गया। और उस डेप्थ को आप अब जैसे ये देखिए कि लैपटॉप बैग है, अब एक लैपटॉप बैग यहाँ आया, ऐसे यहाँ करीब 4 बैग आसानी से आ जाएंगे। और क्योंकि ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ की वजह से उनको काफी अच्छा स्पेस मिलता है क्लोज करने के लिए। हाँ, यहाँ पे कुछ स्कूप सा है ताकि अंदर जो सामान रखा जाए वो बंद होते समय दरवाजे को दिक्कत ना दे। करेक्ट। तो ये जो चीज़ थी, जब ये मैंने देखा स्कॉर्पियो एन में, हालांकि मैंने बुक से बिना देखे ही करा दिया था, क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइस में सबको कराना था, तो मैंने भी उस रेस में वह भी लग गया था, तो मैंने इसको इंट्रोडक्टरी प्राइस में बुक करा दिया था। बट जब मैंने गाड़ी का एक्चुअल में देखा शोरूम पे जाके, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतना स्पेस इसने दे दिया। क्योंकि जब मैंने एक्चुअल में लास्ट ईयर मैंने 700 बुक करा लिया था, 700 में मेरे X5 तो पहले आप XUV 700 बुक करा चुके थे? करा चुका था। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि 7 सीटर में मैंने स्कॉर्पियो को क्यों लिया, तो इससे पहले सबसे पहले जो मेरी
मैंने देखा था गाड़ी वो थी हेक्टर प्लस, उसके बाद मैंने देखा था सफारी, फिर मैंने देखी थी 700। ओके, तो 700 से फिर आपका ये जो स्विच हुआ माइंड, उसके पीछे कोई एक सॉलिड फैक्ट रहा होगा तो? हाँ बिल्कुल सॉलिड फैक्ट था वो। दरअसल सॉलिड फैक्ट ये था कि 700 में एक तो ये जो बूट स्पेस है ये बिल्कुल नहीं मिलता है। अच्छा। तो उसमें आप केवल 7 लोगों को ले आ सकते हो। अगर आप कोशिश करोगे कि 2 लैपटॉप रखने की तो वो उसमें जगह ही नहीं है। तो मीन्स आपको थोड़ा एडिशनल स्पेस यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है? मुझे चाहिए था बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि अब जब 7 सीटर में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि 7 बड़े लोग जाएंगे, वो तो लगेज कहीं भी मैनेज करेंगे, लेकिन जब बच्चे साथ में जाते हैं तो बच्चों का एक छोटा मोटा बैग तो होता ही होता है, जो आपको कहीं ना कहीं कैरी करना पड़ता है। करेक्ट, तो थोड़ा एडिशनल स्पेस बूट में हमें मिल रहा है, इम्पोर्टेंट है। हाँ। और इनफैक्ट आपको थोड़े कम प्राइस में एक स्पेस मिलता है, प्लस जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है गाड़ी का, सीटिंग पोजीशन, वो आपको स्कॉर्पियो एन में फार बेटर देन XUV 700 बिकॉज उसका जो सीटिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा लीनियर है और उसका स्टैंडिंग है। अच्छा, तो जिन लोगों को स्टैंडिंग पोजीशन पसंद है तो पहले अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी हाइट कितनी है? उस हिसाब से आप बताइए कि आपको इस पे सीटिंग कंफर्ट कैसा आ रहा है, क्योंकि जनरली ये होता है कि लोगों की हाइट के हिसाब से गाड़ी की सीटिंग पोजीशन और कंफर्ट मायने रखता है। तो उस पर रेस्पेक्टिव में जरा आप हमें एक बार पॉइंट बताइए कि आपकी हाइट कितनी है और आपको कैसा लग रहा है इस पे गाड़ी को ड्राइव करते समय, और क्या अनुभव रहता है आपको सीटिंग को लेकर? अब देखिए सीटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो 700 में भी सही था। इसमें उससे बेहतर मुझे लगा, वो बेहतर ये लगा कि आप जब पूरी गाड़ी चलाते हो तो आप कभी भी रिलैक्सिंग मोड में गाड़ी नहीं चलाते हो। अगर रिलैक्सिंग में गाड़ी चलाओगे तो फिर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, राइट? तो आपको गाड़ी चलाते टाइम थोड़ा रेड भी रहना चाहिए, तो आपका कंट्रोल होना चाहिए गाड़ी पे। तो जब आप इसमें बैठते हो तो आपकी जो पोजीशन होती है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, और गाड़ी की जो कुशनिंग है वो ऐसी है कि आपको वो फील नहीं होने देती कि आप अगर गाड़ी को मान के चलो 1000 किलोमीटर में चलाना चाहो तो आप इजीली चला ले जाओगे, आपको बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा। तो आपको लॉन्ग राइड में काफी कंफर्टेबल फील आया, और आपने जो गाड़ी फाइनल हाईवे बहुत अच्छा है। और दूसरा सबसे बड़ा लोगों का जो कंसर्न होता है सिटी राइड, इतनी बड़ी गाड़ी है, सिटी में लेके जाना बड़ा चैलेंजिंग होगा, कैसे चलाएंगे, राइट? तो इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग है ना वो बहुत स्मूथ है, ये पेट्रोल है और इसकी जो स्टीयरिंग है वो बहुत स्मूथ है, तो आपको काटने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। हाँ, बस थोड़ा सा रिवर्स करते टाइम आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इनफैक्ट अगर कैमरा भी है फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरे वाले में इसमें कैमरा नहीं है जी, सेंसर्स हैं। तो अब जैसे लेकिन मुझे सेंसर से समझ में आ गया है कि सेंसर जब बोलता है स्टॉप तो उसके बाद में कितनी जगह है मेरे पास, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि बैक में जैसे सेंसर्स यहाँ पर हैं, सिर्फ फ्रंट में भी होते इस वर्जन में तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि फ्रंट सेंसर इज़ वेरी मच नीडेड। ओके, तो अच्छा एक और सवाल है आपसे कि आपने गाड़ी चलाई है और आपको गाड़ी लिए हुए अभी कितना समय हो गया, पहले ये बताइए। मैंने ना फरवरी मिड ऑफ फेब में लिया था, 2nd वीक ऑफ फेब, तो अभी आप देखिए ऑलमोस्ट अप्रैल चला गया है, तो विच इज क्लोज टू 2 महीने। तो 2 महीने जब आप ओके आपने गाड़ी चलाई, सिटी ड्राइव करी, प्लस हाईवे पे आप ले गए, तो आपको दोनों का आप माइलेज बताइए, आपको कितना माइलेज फील हुआ कि गाड़ी दे रही है आपको? अब मैं बताता हूँ, जैसे हाईवे पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपको मैंने बताया कि मुझे 14 से 15 के बीच में माइलेज मिल जाता है। ठीक है, आपको 14 से 15 के बीच में माइलेज। आपको एफर्ट नहीं लगाना, आपको चलाने पे कंट्रोल भी नहीं करना है, बस आपको कंसिस्टेंट ड्राइविंग करनी है। ओके, मतलब एक सधी हुई ड्राइविंग, हाँ, जैसे आप एक नॉर्मल ड्राइविंग कर सकते हैं तो भी आपको ये माइलेज मिल जाएगा। ये माइलेज मिल जाएगा आपको। ज़्यादा चैलेंज इस पे गाड़ी पे ऐसा नहीं है कि आप जो है बार बार मीटर को ही देखो, राइट? आप एक हैबिट अपनी प्रिपेयर करो, उस हैबिट के हिसाब से गाड़ी चलाओ, तो मुझे लगता है कि हर गाड़ी अच्छा माइलेज दे ही देती है। बट ये बाकियों के मुकाबले अच्छा दे ही रही है, क्योंकि अभी मेरे पास i10 है, i10 की मुझे 17-18 का माइलेज देती है पेट्रोल पे, अब ये मुझे 14-15 का दे रही है हाईवे पे, तो मेरे लिए ऑफकोर्स ये ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल आपको 7 सीटर गाड़ी 14-15 का माइलेज दे रही है, प्लस सेफ्टी और सिक्योरिटी सब है, और कंफर्ट तो है ही, आप कितनी भी दूर ले जा सकते हैं बड़े आराम से। तो एक तरीके से गुड पैकेज हुआ आपके लिए। बिल्कुल। तो अब जैसे बात करें कि सफारी ही क्यों, कितने ऑप्शंस, तो देखिए पहला मेरा ऑप्शन था कि मुझे पेट्रोल लेना है, क्योंकि डीजल का तो मुझे बिल्कुल ही मेरा माइंड सेट था कि मुझे बड़ी गाड़ी में डीजल पर जाना ही नहीं। अच्छा, जो ब्रैकेट है उसका एनसीआर में वो 10 साल का है, जो कि मुझे लगता है कि वो कोई वर्थ नहीं है, फिर आप इतना पैसा खर्च करके 10 साल के लिए गाड़ी लो। तो पहला ऑप्शन था कि मुझे पॉल्यूशन के लिए वजह से भी डीजल में गाड़ी का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है,
अब हालांकि वो कितना सच है वो उसके बारे में तो नहीं पता, बट हर जगह यही मेंशन रहता है। तो वो एक ऑप्शन था, तो सफारी तब आउट हो गई थी लीग से। अब हेक्टर प्लस जो था वो थी और वो मुझे बहुत पसंद थी। ओके। तब तक 700 नहीं लॉन्च हुई थी, तब तक मुझे हेक्टर प्लस बहुत पसंद थी। और फिर मैंने उस पर प्रोसेस भी करना शुरू कर दिया था। मैंने उस पर हाइब्रिड पेट्रोल देखा था जिसका माइलेज जो है 10 के आसपास 8-9 का सिटी में दिखा रहा था, और वो बोल रहे थे हाईवे पे दे देगी 12-13 का। फिर भी मैं ओके कर दिया था मैंने कि मुझे, क्योंकि ड्राइविंग हाईवे पे ही होगी इस गाड़ी की, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बाकी मेरे पास एक छोटी गाड़ी है जो सिटी के यूज़ के पर्पज से है। तो मैंने प्रोसेस करके वहाँ बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ऑलमोस्ट मैं कर ही रहा था। तभी आपकी 700 लॉन्च होती है, एंड 700 लॉन्च होते ही मैंने उसको इंट्रोडक्टरी में बुक नहीं किया था। मैं शोरूम गया, मैंने 700 को देखा फिजिकली गाड़ी को, उसकी टेस्ट ड्राइव ली। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उस समय पे वैसी गाड़ी कोई और थी ही नहीं जो कि उस तरह का लग्जरियस व्यू दे रही है अंदर से, और बाहर से भी इतना अच्छा व्यू। तो मैंने वो गाड़ी बुक कर दी। अब वो गाड़ी मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, वो गाड़ी नहीं मिली। तो अगर मुझे वो मिल जाती तो शायद मैं वो ले लेता। तो आप वेटिंग लिस्ट के चलते आपने मन बनाया कि आपको स्कॉर्पियो एन पे स्विच होना है, वेटिंग और लिस्ट में भी ये था कि स्कॉर्पियन पे स्विच होना, ये मन रेडी नहीं हुआ था। इनफैक्ट मैंने जब ये बुक करा दी थी तब भी रेडी नहीं हुआ था। ये मन कन्वर्ट हुआ है जब मैंने इस गाड़ी को जाके शोरूम में देखा है स्कॉर्पियन को, तब देर आफ्टर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है 700 कैंसिल करनी है। अदरवाइज मैंने दोनों बुकिंग ऑन रखी थी अपनी। लास्ट ईयर दिसंबर तक मैंने दिसंबर में ही 700 की कैंसिल कराई थी बुकिंग, जब ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया था, वो गाड़ी नहीं मिल रही थी मुझे। ओके। तो वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होने की वजह से आपने फिर स्कॉर्पियो एन फाइनल कर दी। फिर नहीं, वेटिंग लिस्ट तो इसका आंसर नहीं है। दरअसल इसका आंसर ये है कि 700 में ना जो मैंने बुक किया था AX5, उसमें एक तो बूट नहीं था जैसे मैंने आपको कहा 700 में। हाँ। दूसरा ये था उसमें पैनोरामिक जो स्काई रूफ सनरूफ, बोल रहा है। सनरूफ। हाँ। अब स्काई रूफ क्या है कि आप जब उसमें गाड़ी में बैठोगे ना तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा वो, लेकिन जब आप उसके हाथ लगाओगे तो देखोगे ना तो लिटरली वो जो है वो बस एक कपड़ा ही है। ग्लास के नीचे कपड़ा है, टेम्पर्ड आपका ग्लास है, ग्लास के नीचे कपड़ा। तो Right. आप ये मान के चलो कि आज के टाइम पे NCR में इतनी धूप पड़ती है, गाड़ियां बाहर रहती हैं, राइट, तो वो गाड़ी के अंदर कोई बैठ नहीं सकता बंदा उसके अंदर। करेक्ट। और दूसरी बात ये कि मेरे बच्चे हैं, तो बच्चे क्या है वो शैतान है, वो क्या है छत वगैरह पे कुछ भी टच करते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर उस चद्दर में किसी ने पेंसिल भी लगा दी तो उसमें छेद हो गया तो वो चद्दर ही खराब हो जाएगी। तो वो एक Okay. ऑप्शन था कि मुझे वो इस लिहाज से नहीं चाहिए था। प्लस मैंने एक यूट्यूबर है, उनके पास सफारी थी, वो अपना हिमाचल घूमने के लिए गए और फिर छोटा सा कंकड़ आके छत पे गिरा और उनका छत का पूरा सफारी का रूफ ही टूट गया, और उनके जो पीछे बच्चा बैठा था उसकी ग्लास भी लग गया। तो तब से मुझे लगा कि यार ये थोड़ा इंडिया में उस हिसाब से अभी मैच्योर नहीं है उतना। हाँ, तो सनरूफ आपको मतलब आपकी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हुआ, बिल्कुल और fit नहीं हुआ। ये भी एक वजह थी कि आप स्कॉर्पियो पे स्विच हो फिर गए। फाइनली आई डिसाइड कि मुझे स्कॉर्पियन ही चाहिए, तो फिर मैंने इसको ऑप्ट किया। और ऑप्ट करने के बाद में यकीन मानिए कि मेरे साथ साथ जो भी इस गाड़ी में मेरे साथ चलते हैं, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली वाले हो गए, ऑफिस के कलीग हो गए, सब वाहवाही करते हैं इसको देख के। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं यार ये गाड़ी जो है ओवर प्राइस्ड है या मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर पाती। सब ये बोलते हैं कि इस गाड़ी ने अपनी वैल्यू को जस्टिफाई से +1 ही किया हुआ है। तो महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है बिल्ड क्वालिटी वाइज, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है गाड़ी का वो बड़ा स्टिक है, स्मूथ बहुत है, एंड माइलेज तो आपको मैंने बता ही दिया। अच्छा, आपने जब सर्विस कराई होगी, इसकी फर्स्ट सर्विस तो हो गई होगी, तो आपको लगभग कुछ खर्चा आया कि ऑलमोस्ट फ्री थी ये? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि महिंद्रा में ना एक ये लोग लेते हैं असेंशियल आइटम्स का। असेंशियल आइटम्स में ये क्या बोलते हैं कि हम क्या करते हैं कि गाड़ी लेने से पहले ये गाड़ी में एक पेपर लगाते हैं, जो डिस्पोजेबल पेपर होता है सीट के लिए, उसको चार्ज करते हैं, थोड़ा स्प्रे वगैरह डालते हैं, उसके 90 रुपये लगते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट सर्विस पे वो 90 रुपीज़ मुझसे चार्ज किया था, और बाकी पहली सर्विस में तो अगर मैं एक्चुअल में कहूँ तो महिंद्रा का कोई अगर बंदा देख रहा है इसको, तो मैं वहाँ गया और मैंने एक्चुअल में मैं 2.5-3 घंटे में खड़ा ही रहा। उन्होंने बस गाड़ी को धोया और गाड़ी लाके एक साइड में खड़ी कर दी, गाड़ी से पानी सूख गया, गाड़ी वापस लाके ऊपर साफ करके मुझे दी। तो मैंने उनसे ये कहा कि जब आपको गाड़ी साफ ही करवानी थी तो आप मुझे बोल देते, मैं खुद ही घर से करके ले आता। तो means- धुलाई हुई है फर्स्ट सर्विस में, और कुछ ऐसा कुछ चेक
कुछ मुझे उन्होंने इन्होंने मतलब किया। कुछ इनिशियल इंस्पेक्शन गाड़ी के नहीं किए? नहीं किया है उन्होंने, बस मुझसे पूछा था कि कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, एक प्रॉब्लम है जो शायद स्कॉर्पियो एन के हर यूज़र जानता है, जिसके पास है वो, और जो जिन्होंने नहीं लिया उनको नहीं पता है कि स्कॉर्पियो एन Z4 में इनका ना जो ट्रिप मीटर होता है वो कभी कभी ऑटो रिसेट हो जाता है। ओके। और ये जो है इसके लिए ये बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ये करना है, बट जब आप महिंद्रा के पास जाओगे तो वो ये बोलेंगे कि आप रिकॉर्ड करके लाना। तो आप उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे कि आप आज बैठे हो कल 0 हो जाएगा, तो आप रिकॉर्ड क्या करोगे? 0 रिकॉर्ड करोगे तो वो मानेंगे ही नहीं आपकी बात। इसी की वजह से आप जितने भी यूट्यूबर्स के ब्लॉग देखोगे हर किसी ने एक बार रिकॉर्ड किया हुआ है इस चीज़ को, और लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, मे भी आगे चल के जब फुल सर्विस होगी तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। एंड बैठने के हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से, हाइट के हिसाब से आपको कोई एक खास कोई कमी दिखाई दी हो परचेजिंग से लेकर सर्विसिंग तक, कोई आपके माइंड में कोई ऐसी बात हो जो आप बताना चाहें स्कॉर्पियन के बारे में? कोई भी ऐसा माइनर पॉइंट हो जो आपको लगा कि नहीं ये अपग्रेड हो सकता था या कुछ बेहतर हो सकता था? अब देखिए मतलब जैसे जो इनका प्लास्टिक मैप है, जैसे ये जो प्लास्टिक है, अच्छा, जहाँ जहाँ प्लास्टिक यूज किया है, ये जो प्लास्टिक body है में, इन्होंने, और जो इन्होंने इसके साथ बॉडी को इंटैक्ट किया है, ये आपको हर जगह एक जैसा नहीं मिलेगा। ओके, मतलब जो जैसे finishing मैं ये हुई कहना है। चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो मेटल है, इस मेटल में इन्होंने प्लास्टिक को लगाया तो हुक के साथ में यहाँ एक ग्लू लगता है। ओके, तो ये जो यहाँ अभी नहीं गैप नहीं है, बट आपको बॉडी में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गैप दिखेगा, और ये एक्चुअली में महिंद्रा के इस वेरिएंट के साथ नहीं, ये इनके 28 लाख के टॉप वेरिएंट के साथ भी है। अच्छा, मतलब ये प्लास्टिक के साथ जो फिनिशिंग करते हैं उसमें थोड़ा बहुत गैप सा रह जाता है और जो परफेक्ट नहीं लगता, Correct. तो आपको ये पॉइंट हाईलाइट हुआ है। हाँ, ये वाला आपको जो है इसमें आपको एक ये गैप मिलेगा महिंद्रा के अंदर। और मैं जब गया था शोरूम तो मैंने वहाँ मेरे मतलब गाड़ी के साथ में एक वाइट कलर का ZD-10 भी था, तो मैंने उसको भी देखा, वहाँ भी मुझे वो सेम चीज़ दिखी। तो फिर कुल मिला के ये समझ में आया कि यार आप एक बात बताओ, आप जब 20-21 लाख रुपए X700 में लगा रहे हो और इसमें आप 17.5-3.5 लाख बचा रहे हो अपने अमूमन, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो फिर भी ठीक है। मतलब 17.5-18 लाख में आपको ये चीज़ मिल रही है जो कि आपको 21-22 लाख में दूसरी जगह मिल रही है, जिसमें प्लास्टिक ही अच्छा है, बाकी सब तो ऐसा ही है। तो उसके हिसाब से आई थिंक ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके, बाकी लेट्स सी सर्विस आगे क्या बोलता है। 10,000 में इसकी होगी मेजर सर्विस, जिसमें इसके इंजन ऑयल वगैरह और बाकी चीज़ें चेंज होंगी, तब एक्चुअल में पता लगेगा कि कितना खर्चा पेट्रोल में आया है। तो हमारा आखिरी सवाल, आप ओवरऑल इसके गाड़ी परचेज करने के बाद कितना खुश हैं? 10 में से कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे आप इस गाड़ी को? देखिए मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा अभी तक नेगेटिव पॉइंट मिला नहीं है गाड़ी का, और चलाने में मज़ा आता है, फैमिली में सब खुश रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं हम सुनील जी कि आप इस गाड़ी को और चलाएं, और 6 महीने चलाने के बाद हम आपसे फिर से फीडबैक कलेक्ट करेंगे बिल्कुल। और देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट होता है और आपको क्या कुछ बेहतर महसूस होता है, कुछ या कमियां मिलती हैं, उस पर चर्चा हम लोग 6 महीने बाद करेंगे, आपसे फिर से रिव्यू लेंगे। तब तक हमारी विशेष आपके साथ हैं, आप इस गाड़ी को भरपूर चलाइए। हमारी विशेष और भी हैं कि आपकी गाड़ी में कोई कमी नहीं आएगी और ये परफेक्ट चलती रहेगी जैसा आप चाहते थे। चलो, इसी के साथ विदा लेते हैं सुनील जी से, और अगले वीडियो में हम जल्द आपसे फिर से मिलेंगे एक नई गाड़ी के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। जी, नमस्कार। नमस्कार।